बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 उसका एक टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखिएगा ज़रा। इंटरनल एनर्जी की डिफ़ाइन किया है कि द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज इन अ सिस्टम में जो तमाम तरह की एनर्जी का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है, कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बेसिकली किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी है। अब इंटरनल एनर्जी बेसिकली जो है वो मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल्स के लेवल के ऊपर जो एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब इंटरनल एनर्जी को अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो इसके इंटरनल एनर्जी की फिर आगे दो ही बेसिक टाइप्स बनेगी, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। हमने चूँकि आइडियल गैस कंसीडर की है और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको पता है कि कोई इंटरेक्शन नहीं होती, तो लिहाजा आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी। कौन से? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की। उसकी वजह यह है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती, जिसकी वजह से उसके दरमियान जो है आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी भी तीन तरह की होती है। एक हम कह सकते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में लीनियर मोशन आ जाती है, जैग मोशन आ जाती है, रैंडम जो है वो सर्कल मोशन में आती है। रोटेशन यानी कि जो भी पार्टिकल अगर इस तरह से कोई भी मैस है और वो अपने एक्सिस के गिर्द क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। वाइब्रेशन भी तीन एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है, एक्स की तरफ वाई की तरफ। इसी तरह ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी तीन तरह की हो सकती है, एक्स की तरफ वाई की तरफ। लेकिन अगर हम बात करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, तो लो टेम्परेचर के ऊपर याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बहुत कम होती है। तो लो टेम्परेचर के ऊपर जो वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो होगी, यानी कि लो टेम्परेचर के ऊपर ये वाली एनर्जी ना होने के बराबर है, तो इसको तो निकाल दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं गैसेस की, गैसेस में तीन तरह की गैसेस होती हैं। एक होती है मोनो, दूसरी होती है डायटोमिक और तीसरी जो होती है वो पॉलीएटॉमिक। तो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है तो ना होने के बराबर है, लिहाजा मोनोटॉमिक गैस के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो, यानी कि ये भी नहीं बचेगी। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए फिर एक ही काइनेटिक एनर्जी बची और वो कौन सी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली फिर इसका मतलब देखो, ये भी ज़ीरो होगी, ये भी इंटरनल नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी में ये भी ज़ीरो होगी, ये भी ज़ीरो होगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी एनर्जी बची? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही क्या है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी इंटरनल एनर्जी है। तो किसी भी सिस्टम की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली किसके बराबर आएगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उससे हम आगे देखते हैं वो सारी जो ये वाली जो सारी एक्सप्लेनेशन थी, ये इस पेज वाली, ये ज़रा नोट करना, ये जस्ट फॉर MCQs के लिए है, और या यूँ समझ लें कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसको अपने पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इसको सारे को नहीं लिखना। इंटरनल एनर्जी की एक ये वही डिफ़ाइन है, द सम ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी,
तमाम फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती है इन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी की ये डिफाइन है कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर दिया। तो अभी हमने पीछे देखा कि इंटरनल एनर्जी इज़ ओनली डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बाकी सारी टाइप की एनर्जी जो है वो ज़ीरोज़ हो जाती हैं और सिर्फ एक ही एनर्जी बचती है, कौन सी, तो इंटरनल एनर्जी को जो है ये एक सिंबल है यू, और यू को हम क्या बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली उसकी इंटरनल एनर्जी है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किससे चेंज होती है, टेम्परेचर से, और टेम्परेचर चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। आगे हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन, यानी कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन से क्या मतलब ये समझिएगा कि ऐसा फंक्शन जो कि सिर्फ, यानी कि एक पॉइंट है, इस तरफ मैं यहाँ पे प्रेशर ले लेता हूँ, इस तरफ वॉल्यूम, यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये एक यहाँ पे हमने दूसरे पॉइंट पे पहुँच गए, इस रास्ते के ज़रिए पहुँच दें या इस रास्ते के ज़रिए पहुँच दें। ये दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। यहाँ पे ज़रा देखना, ये है कंडीशन C1 और ये कंडीशन C2। यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और इस पॉइंट के ऊपर आप नोट करो प्रेशर P2 है, वॉल्यूम कितना है, V2। अब वो कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, यहाँ पे प्रेशर भी चेंज, वॉल्यूम भी चेंज, हमने इस पाथ के ज़रिए गए C1 या C2। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालेंगे तो ये निकालेंगे कि फ़ाइनल और इनिशियल में कितना चेंज है। तो कंडीशन जिस पे मर्जी गए इस पर डिपेंड नहीं करते। तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कंडीशन 1 के लिए बराबर होगी कंडीशन 2 के। तो ऐसे तमाम फंक्शन जो बच्चे इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करते हैं, कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते कि हमने किस तरह से इंक्रीज़ किया। जैसे एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन भी स्ट्रेट फंक्शन है, क्योंकि एक्सेलरेशन में हमने सिर्फ वेलोसिटी का चेंज देखना होता है। इंटरनल एनर्जी जो है हम कहते हैं इज़ अ स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन ये डिफाइन भी आ जाती है, एक ऐसा फंक्शन जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करे। इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ये इसकी फर्स्ट दो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरनल एनर्जी की, कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है, नहीं करता, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे करता है, जिस हमने चेंज निकालनी होती है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी नंबर जो है वो 3 समझ लेंगे। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कि फॉर ऑल साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा ज़ीरो होगी, यानी कि तमाम साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। साइक्लिक प्रोसेस बच्चे किसको कहते हैं कि ये सपोज़ ये हमारे पास एक पॉइंट है ए, और सिस्टम ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से वापस डी पे गया, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो। तो अब सिस्टम यहाँ पे चला, वापस इधर ही आ गया, तो इसका मतलब है कि जब सिस्टम उधर ही आ गया तो उसके टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं आई। और अगर टेम्परेचर में हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टेम्परेचर चेंज, तो तमाम साइक्लिक प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो भी बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनी हुई है, आई थिंक ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अब बताओ कि सारे साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, इसके लिए भी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। अब यहाँ पे भी सिस्टम वापस उसी पे आ गया, इसके लिए भी चेंज इंटरनल ज़ीरो है, इसके लिए भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। तो ऐसे तमाम प्रोसेस जिसके अंदर चेंज इन इंटरनल ज़ीरो है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो लिखा हुआ है इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं, ज़ीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। और अगर हम बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली उसका जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो ज़ीरो आएगा,
और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होएगी। तो ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। तो ये आपने 3-4 करैक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद रखनी हैं। और कुछ अब 1-2 इन्फॉर्मेशन और हैं कि याद रखिएगा कि अगर हम कहते हैं डेल्टा यू ग्रेटर देन ज़ीरो, उसका मतलब है कि डेल्टा यू पॉजिटिव है। और अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तो समझ लेना कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज़ कर रही है। और अगर डेल्टा यू जो है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है, वो डिक्रीज़ कर रही है। तो इसके सिंबल से भी आपको पता चल जाएगा। तो ये इंटरनल एनर्जी है, स्ट्रेट फंक्शन है, एनर्जी एक स्केलर फंक्शन भी है। तो और लास्ट में एक प्रॉपर्टी रहेगी कि ये इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक्स में 2 तरह की प्रॉपर्टी होते हैं, एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती। तो इसकी ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप ये भी याद रखना, ये भी इंटरनल एनर्जी जो है इंटेंसिव फंक्शंस है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में। और जो कुछ आपने याद रखना है वो मैं इसको रिपीट किए देता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ से यूँ समझ लें कि ये डिफ़ाइन आपने याद रखनी है कि ये जो ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है ये डिफ़ाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफ़ाइन। और ये इंटरनल एनर्जी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी नहीं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेट फंक्शन है। स्ट्रेट फंक्शन क्लोज पाथ पे डिपेंड जो है, किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट की कंडीशन क्या है। और उसके बाद तमाम साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक इसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अब जस्ट डिफाइन और ये प्रॉपर्टी याद रख लेना, और ये याद रखना कि इंटरनल एनर्जी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।